एवरीवन, वेलकम टू नोबिस बी। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। यानी कि फसल की कैसे प्रोडक्शन होती है, उसकी कैसे मैनेजमेंट होती है, वो हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। Paheli and Bochu went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day, they saw some tools like khurpi, sickle, sobhel, plow, etc. in the field. जो पहेली और बोझू जो थे वो अपने समर वैकेशन में वो अपने अंकल के घर गए हुए थे। उनके अंकल एक किसान हैं, एक फार्मर है जो खेत में काम करते हैं। एक दिन उन्हें फील्ड का मतलब तो मैदानी होता है, पर यहाँ पर फार्मर की बात कही गई है, मतलब खेत। तो खेत में उन्हें कुछ टूल्स देखने को मिलती है, जैसे कि खुरपी, सिकल, सोवल, प्लाव। ये सारे टूल्स उन्हें फील्ड पर देखने को मिलते हैं। किनको? पहेली और बोझू को। तो बोझू ये जानना चाहता है वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स, कहाँ और कैसे हम ये सारे टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। You have learnt that all living organisms require food. Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including humans, can't make their own food. So where do animals get their food from? तो आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा तो होगा, जिन्हें खाना चाहिए होता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना ज़रूरी होता है। प्लांट्स अपने लिए अपना खाना खुद बना लेते हैं, पर क्या आप याद कर सकते हैं कि कैसे ग्रीन प्लांट्स अपने लिए अपना खाना खुद बना लेते हैं? एनिमल्स जैसे कि ह्यूमंस वो अपना खाना नहीं बना पाते हैं। तो फिर वो एनिमल्स अपना खाना कैसे पाते हैं? But first of all, why do we have to eat food? For first of all, हमें ये जानना चाहिए कि हम खाना ही क्यों खाते हैं। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. We get our food from plants or animals or both. तो आपने ऑलरेडी पढ़ाई है कि जो एनर्जी है हमें फूड से मिलता है, तो सारा ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है ताकि उसके बॉडी फंक्शंस को कैरी आउट कर सके। हमारी बॉडी फंक्शंस क्या हैं? जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब को कैरी आउट करने के लिए ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करता है फूड से एनर्जी। और हमारा खाना प्लांट्स या फिर एनिमल से मिलता है, या फिर हमें दोनों से ही मिलती है, एनिमल सोर्सेस और प्लांट सोर्सेस में। तो यहाँ पर बोझू बोल रहा है, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। तो हमें पता चल गया कि हमें खाना की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हमारी कंट्री में तो बहुत सारे लोग हैं, तो हम सबको खाना कैसे सप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। जो फर्स्ट में जो है पोजीशन में, जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो है चाइना। तो हम ज़्यादा लोगों को खाना कैसे सप्लाई कर सकते हैं? तो पहेली ने आंसर दिया है, फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। हमें बड़ी मात्रा में खाना को बनाना होगा, पर इसके लिए हमें क्या करना होगा? इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। मतलब फूड प्रोवाइड करने के लिए, मतलब बहुत बड़ी जनसंख्या को खाना सप्लाई करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है, रेगुलर बनाना होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत ही ज़रूरी होता है लार्ज पॉपुलेशन को खाना सप्लाई करना। तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब जो खेती बाड़ी की जाती है उसके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है। Till 10,000 BCE, before people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat, and other food crops. Thus was born agriculture. Agriculture का मतलब होता है खेती बाड़ी। तो फिर 10,000 BCE, BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन इरा। तो 10,000 BCE में जो लोग जो थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक का मतलब होता है जैसे कि हम एक
हमारी एक सेटल्ड लाइफ है, हम एक ही घर में, हमारा एक ही घर होगा या फिर 2 घर होंगे, पर हम एक सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं। मतलब हमारी सेटलमेंट हो गई है, हम एक ही जगह पर स्थिर होके रह रहे हैं। पर जो लोग जो थे ना, उनकी कोई सेटल्ड लाइफ नहीं थी, बल्कि वो एक ही जगह से दूसरे जगह पर जाते थे। तो इसे हम कहते हैं नोमैडिक। जैसे कि ट्राइब्स हो गए, तो वो क्या करते थे, जगह से जगह ग्रुप होकर घूमते थे। वांडरिंग मतलब था रोम, घूमना, ताकि उन्हें खाना और अच्छा घर मिल सके, इसलिए जगह से जगह लेकर जाते थे। तो इसे हम कहते हैं नोमैडिक। ठीक है, नोमैड्स हम उसे कहते हैं। तो वो क्या करते थे, कच्चा फ्रूट खाते थे, कच्चा वेजिटेबल खाते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि वेजिटेबल्स को भी हम पका सकते हैं। और उसके बाद एनिमल्स का शिकार भी करते थे, मतलब हंट करते थे खाना के लिए। Later, they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. तो फिर क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने लैंड को कल्टीवेट किया, एग्रीकल्चर फील्ड बनाए, राइस उगाया, व्हीट उगाया और भी सारे फसल उगाए, और तभी से एग्रीकल्चर पैदा हुआ है। ठीक है। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब प्लांट एक ही तरीका होता है, जो हम एक जगह में बड़ी मात्रा में जब हम कल्टीवेट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रॉप, यानी कि फसल। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट। तो हम व्हीट का क्रॉप इसलिए कहते हैं, इसका मतलब होते हैं सारे प्लांट्स उस फील्ड में उग रहे होंगे और सारे ही व्हीट प्लांट ही होंगे। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. आप ऑलरेडी जानते हैं जो फसल होते हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं। वो सीरियल्स हो सकते हैं, वेजिटेबल हो सकते हैं या फिर फ्रूट भी हो सकते हैं। These can be classified on the basis of the season in which they grow. तो फिर हम सीजन के बेसिस पर, मौसम के बेसिस पर ही हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो कहाँ उगते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। जो इंडिया है बहुत बड़ा कंट्री है ना, वास्ट डाइवर्सिटी है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वैरी फ्रॉम वन रीजन टू अदर। मतलब इंडिया जो है ना, वो एक वास्ट कंट्री है, तो जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन, उसकी टेम्परेचर अलग होगी, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, एक इलाके, रीजन मतलब जो इलाका, एक इलाके से दूसरे इलाके में बहुत डिफरेंट रहता है, वैरी होता है, मतलब अलग होता है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। उसके बाद इंडिया में ना कुछ, मतलब कंट्री के जो कुछ कुछ हिस्सों में, मतलब स्टेट्स में भी अलग अलग तरह की फसल भी उगाए जा सकते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। तो फिर इन सारे डाइवर्सिटी के ऊपर हम क्रॉपिंग, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक है खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप। ठीक है, अगर आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना चाहते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, तो फिर ये वाली बात जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो 2 तरह के क्रॉप होते हैं जो अलग अलग मौसम में उगते हैं। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। ठीक है, हमें उसे खरीफ क्रॉप को खरीफ फसल भी कहते हैं। जिस क्रॉप, जो फसल रेनी सीजन में बोया जाता है, उससे हम कहते हैं खरीफ क्रॉप। मतलब बारिश के मौसम में जब हम बोते हैं, सोन करते हैं, तो उससे हम कहते हैं खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप आपको पता चल गया कि जो बारिश के मौसम पर जो फसल हम उगाने की कोशिश करते हैं, वो होता है खरीफ क्रॉप। रेनी सीजन इंडिया में क्या है, जून से लेकर सितंबर तक बारिश होती रहती है लगातार। जैसे कि पैडी मतलब राइस का, मेज का, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारे होते हैं खरीफ क्रॉप, जो बारिश के सीजन में बोया जाता है। अभी हम देखेंगे रबी क्रॉप, जिसे हम कहते हैं रबी फसल। तो ये क्या होता है, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन। मतलब अभी जनवरी चल रहा है ना, तो अभी रबी क्रॉप उग सकती है। जो क्रॉप हम, जो विंटर सीजन में उगता है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक होता है, तो उसे हम कहते हैं रबी फसल या फिर रबी क्रॉप। एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। तो जो रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स भी यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि व्हीट, चना, मटर, सरसों, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी रबी क्रॉप होते हैं जो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं। Besides this, pulses and vegetables are grown during summer at many places. और इसके साथ साथ pulses मतलब दाल और सब्जियां, ये हम समर सीजन में उगाते हैं अलग अलग जगहों में।
बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो ये आपका सेकंड टॉपिक है, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन का बेसिक रूल क्या होते हैं, उनके प्रैक्टिसेस क्या होते हैं। तो यहाँ पर बोझू का है, वाई पैडी कैंट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। हम पैडी को यानी कि राइस वाले क्रॉप को हम विंटर सीजन में उगा ही क्यों नहीं सकते। और आंसर दी है पहेली ने, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। मतलब पैडी को ना बहुत पानी चाहिए होता है, ये सच है। इसीलिए हम सिर्फ रेनी सीजन में उगते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में बारिश आएगा और उसे पानी मिल जाएगा। Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a long period of time. Crops की cultivation के लिए अलग अलग तरह की activities भी ली गई है farmers के द्वारा बहुत टाइम तक। You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. तो यहाँ पर आपको बताया है कि आपने शायद ढूंढा होगा इन एक्टिविटीज़ में, ये गार्डनर जो करते हैं ना उसी की तरह थोड़ा सा समान है, या फिर आपने अपने घर में ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी ग्रो किए होंगे। दिस एक्टिविटीज़ और टास्क्स आर रेफर्ड टू आस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। तो फिर क्या होते हैं, ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है, जो टास्क होती है, वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से होते हैं, जो नीचे आपको लिस्ट की गई है। फर्स्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का प्रिपरेशन होना, सॉइल का इनरिचमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि जो क्रॉप है वो अच्छी तरह से उग सके। उसके बाद सोइंग, बोया जाता है बीज को। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, में कुछ पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डाला जाता है। इरिगेशन होता है और वीट से अलग की जाती है, हार्वेस्ट की जाती है, उसके बाद स्टोरेज की जाती है। ये होती है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अभी हम देखेंगे टॉपिक 3, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। हमने देखा कि ये सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होते हैं, तो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहले क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का प्रिपरेशन कैसे होती है। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। मतलब सॉइल का जो प्रिपरेशन होता है ना, क्रॉप को ग्रो करने से पहले, मतलब फसल उगाने से पहले सॉइल का प्रिपरेशन सबसे पहला कदम होता है, पहला स्टेप होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। जो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर में, आपको सॉइल को लूज करना है और उसे टर्न करनी है। दिस अलाउस द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। तो फिर जो रूट्स है वो सॉइल की गहराई में चले जाए, ये अलाउ करता है। अगर सॉइल का प्रिपरेशन ना क्रॉप्स ग्रो करने से पहले आपको करना चाहिए, सॉइल की प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए। The loose soil allows the roots to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the loosening of soil allow the roots to breathe easily? मतलब जो सॉइल का जो लूज होता है ना, जब सॉइल लूज हो जाता है तो फिर रूट्स को क्या करता है, इजीली सांस लेने में मदद करता है जब वो सॉइल के गहराई में चले जाते हैं। अगर सॉइल लूजनिंग को अलाउ करता है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि सॉइल का जो लूजनिंग है वो रूट्स को इजीली सांस लेने में कैसे अलाउ कर सकता है, सॉइल अगर लूज हो जाता है तो यहाँ है आंसर, द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड हैड ह्यूमस टू इट। जो लूजेंड सॉइल होती है ना, जो सॉइल लूज हो जाती है, ये अर्थवर्म्स जो कीड़े होते हैं ना, अर्थवर्म फार्मर का बेस्ट फ्रेंड होता है, और माइक्रोब मतलब जो छोटे से कीड़े मकोड़े होते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं माइक्रोब्स। तो क्या होते हैं, ये लूजेंट सॉइल जो होती है अर्थवर्म और कीड़े मकोड़े की ग्रोथ में मदद करती है जो सॉइल पर मौजूद होते हैं। दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू इट। और साथ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे अर्थवर्म हो गया, माइक्रोब हो गया, ये सारे होते हैं फार्मर के अच्छे दोस्त, इसीलिए वो सॉइल की लूजनिंग में मदद करते हैं और उसमें ह्यूमस भी ऐड करते हैं। आपने सॉइल वाले चैप्टर में तो पढ़ा होगा। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूजेंड। पर सवाल ये है कि सॉइल को टर्न्ड और लूजन होना ज़रूरी क्यों है। तो यहाँ है, यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आप अपनी पिछली क्लास 7 में पढ़ा था कि जो सॉइल में ना मिनरल, वाटर, एयर और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। जो सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स को डिकम्पोज कर देते हैं। इन एडिशन टू, in this way various nutrients in the dead organism are released back into the soil। तो इसी तरीके से
इसी तरीके से क्या होता है, जो डेड और डिकिंग ऑर्गेनिज्म, जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स की वजह से वो सॉइल में फिर से आज़ाद हो जाते हैं, और सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्लांट्स के द्वारा फिर से एब्जॉर्ब की जाती है. Since only a few centimeters of the top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. और सिर्फ कुछ सेंटीमीटर सॉइल के टॉप लेयर की ज़रूरत होती है ताकि वो प्लांट की जो ग्रोथ है वो सपोर्ट कर सके. टर्निंग और सॉइल का लूजनिंग होना, ये क्या करता है, जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो होता है उसे टॉप में लाता है ताकि प्लांट्स ये सारी न्यूट्रिएंट्स का उपयोग कर पाए. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. Crops की cultivation में turning और soil का loosening होना बहुत ही ज़रूरी काम होता है. The process of loosening and turning of the soil is called tilling और plowing. ये बहुत ही important है. जब सॉइल लूज हो जाती है या फिर टर्न हो जाती है तो उस प्रोसेस को हम टिलिंग या फिर प्लाउइंग कहते हैं. दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लाउ. प्लाउ का यूज़ करके ही ये वाला प्रोसेस होता है. प्लाउज आर मेड ऑफ वुड और आयरन. जो प्लाउज होते हैं ये लकड़ी या फिर आयरन से बने हुए होते हैं, लोहा से बने हुए होते हैं. इफ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर सॉइल सूखा है, इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लाउइंग. प्लाइंग शुरू करने से पहले इसमें वाटरिंग की ज़रूरत होती है, इसमें आपको पानी डालना होता है, क्योंकि सॉइल का ड्राई होगा तो प्लाउइंग नहीं हो पाएगा, टिलिंग भी नहीं हो पाएगी. द प्लाउड फील्ड्स में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स. मतलब फील्ड का जो प्लाउ करना उसमें सॉइल के बड़े बड़े क्लम्प्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रम्प्स. और इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्प्स. ये सारे जो क्रम्प्स होते हैं ना उसे तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है. लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन. और फील्ड का लेवलिंग से सबसे बेनिफिशियल होता है सोइंग, साथ ही साथ इरिगेशन भी बहुत ही ज़रूरी होता है. लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर. ये जो लेवलर्स है ना, लेवलर के सहारे ही सॉइल का लेवलिंग होता है. लेवर से ही उस प्रोसेस का नाम लेवलिंग रखा गया है. समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग. कभी कभी क्या की जाती है, टिलिंग से पहले उसमें जो मैन्योर डाली जाती है सॉइल में. ठीक है. दिस हेल्प्स इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल. द सॉइल इज मॉइस्टेंड बिफोर सोइंग. तो फिर क्या होता है, सॉइल के साथ मैन्योर का अच्छा मिक्सिंग में मदद करता है. साथ ही साथ जो सॉइल होता है सोइंग करने से पहले सॉइल मॉइस्टेंड हो जाता है, मॉइस्ट हो जाती है. एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स. तो सीड्स को बोने से पहले ज़रूरी ये है कि एक बेटर एल्ड के लिए आपको जो सॉइल के जो क्लम्प्स है ना उसे तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है. दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स. ये अलग अलग टूल्स से ये की जाती है, मतलब क्लम्प्स को तोड़ा जाता है. द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लाउ, हो एंड कल्टिवेटर. मतलब इस काम के लिए जो मेन टूल्स यूज़ की जाती है वो है प्लाउ, हो और कल्टिवेटर. ठीक है, ये है. प्लाउ क्या होता है, दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil. जो प्लाउ होती है ना, पुराने ज़माने में ज़्यादा यूज़ की जाती थी सॉइल के टिलिंग के लिए. आप फसल में फर्टिलाइज़र डालो, वीड से दूर रखो, और सॉइल के टर्निंग के लिए प्लाउ ज़रूरी होता है. This is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals like horses and camels. ये क्या करते हैं, ये ऊँट से बने हुए होते हैं. उनका एक जो बुल का जो एक पेयर होती है ना, जैसे कि और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जैसे हॉर्सेस और कैमल्स के भी होते हैं. इट कंसिस्ट अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाउसेयर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैंने एक स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन से लोहा से बना हुआ एक स्ट्रिप जैसा कुछ दिखता है, उससे हम कहते हैं प्लाउशेयर. देखिए ये वाला, ये जो है ये वाले पिक्चर में ये प्लाउ के बारे में दिखाया है, जो जोत रहे हैं. ये जो है इसे हम कहते हैं बीम. बीम वाला खुश नहीं बल्कि ये वाला बीम होती है, ये एक पार्ट है. और ये क्या होता है, ये जो है यहाँ ये वाला एक टूल है. तो उसमें क्या है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं प्लाउशेयर. और ये वाली जो उसकी जो डंडी होती है इसे हम कहते हैं प्लाउ सैफ्ट. ये होती है प्लाउ की एक टूल जो ज़्यादातर यूज़ की जाती है. द मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लाउ सैफ्ट. मतलब जो प्लाउ का जो मेन हिस्सा होता है उसमें ना बहुत लंबा लकड़ी का जो लॉग होती है, तो उसे हम कहते हैं प्लाउ सैफ्ट.
देयर इज अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। तो शाफ्ट के ना और एक एंड में उसमें एक हैंडल है, जैसे हमने बताया था। और उसमें क्या है, जो बोल, जो बेल के जो गर्दन पे जो रखी जाती है वो बीम से अटैच्ड होके रहता है। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लाउ। तो एक जोड़ा बुल्स में क्या हो सकता है, एक आदमी अच्छी तरह से प्लाउ के लिए ऑपरेट कर सकता है। The indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays। तो फिर क्या किया जाता है, जो वुडन प्लाव होती है, इंडिजीनियस वुडन प्लाव, ये बढ़ रहा है। मतलब आयरन प्लाउज हम आजकल कर रहे हैं पर वो इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ रहा है। आयरन प्लाउज अभी जगह ले रहा है वुडन प्लाव की जगह। अभी क्या है, हो एक भी एक तरह का सिंपल टूल है जो वीड्स को अलग करने के लिए, निकालने के लिए और सॉइल की लूजनिंग के लिए यूज़ की जाती है। इट हैज़ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन। उसमें क्या है, वुड का एक लंबा सा या फिर आयरन का लंबा सा रॉड होता है। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स टू वन ऑफ इट्स एंड एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। तो फिर क्या की जाती है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉड आयरन का जो एक बेंट, मतलब एक प्लेट है जो बेंट हुआ है, वो क्या की जाती है, उसके एंड में फिक्स की जाती है और वो एक ब्लेड की तरह काम करता है, रेखी वाला। और ये एनिमल्स को खींचने के लिए भी यूज़ की जाती है। ये है हो ना इस तरह का दिखता है। ये होती है ग्रिप, इसे हम ग्रिप कहते हैं वाले पार्ट को। और ये जो है ये उसकी हैंडल है। और ये जो है इसे हम कहते हैं बीम। और ये जो है ये रॉड आइदर वो वुड से बन सकता है या फिर वो आयरन से बन सकता है। और ये जो है ये है बेंट प्लेट, जो बेंट हुआ है, जो आयरन से बना है और ये ब्लेड की तरह काम करता है। अभी हम एक थर्ड डिवाइस के बारे में, टूल के बारे में देखेंगे। तो क्या है, कल्टिवेटर। तो नाउ इट इज प्लाउइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टिवेटर। कल्टिवेशन के लिए हम कल्टिवेटर वाला एक चीज़ करते हैं। आजकल तो हम प्लाउइंग ट्रैक्टर को ड्राइव करके ही कल्टिवेट करते हैं, ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। द यूज़ ऑफ कल्टिवेटर सिर्फ लेबर एंड टाइम। और कल्टिवेटर का यूज़ करने से क्या होता है, मेहनत भी सब, मतलब हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है और टाइम भी बचा लेती है। अभी हम देखेंगे 1.4 सोइंग, मतलब बोना। सोइंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन में जो सोइंग होता है यह सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सिलेक्टेड। मतलब बोने से पहले अच्छे क्वालिटी का क्लीन और हेल्दी सीड्स गुड वेराइटी के सिलेक्ट की जाती है ताकि वो अच्छी वेराइटी की हो। फार्मर्स प्रेफर टू यूज सीड्स विच गिव हाई यील्ड। जो फार्मर्स होते हैं उन्हें सीड्स यूज़ करना होता है ताकि वो हाई यील्ड दे सके। अभी हम देखेंगे सिलेक्शंस ऑफ सीड्स। यहाँ पर पहेली का एक सवाल है। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड pour some water on them. After a few minutes, some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. तो एक दिन मैंने मेरी माँ को देखा कि वो वेसल में कुछ चने के सीड्स डाल रही है और उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट के बाद जो सीड्स है ना वो ऊपर में से बह रहे थे, फ्लोट कर रहे थे। पर मैं ऐसा सोच रही हूँ कि कुछ सीड्स ऐसे वाटर में फ्लोट ही क्यों करते हैं। तो एक्टिविटी 1.1 यहाँ पर दी गई है। टेक अ बिकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर। तो आपको एक बिकर लेना है, उसमें आधा पानी भरना है। पुट अ हैंडफुल ऑफ विट सीड्स एंड स्टियर वेल। तो आपको एक मुट्ठी उसमें बीज डालनी है और अच्छी तरह से मिला लेना है। वेट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए इसे छोड़ देना है। वाई आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर। तो ये सारे जो सीड्स होते हैं ये पानी में क्यों फ्लोट करते हैं, जो अभी पहेली का सवाल था। और दोज बी लाइटर और हेवियर दैन दोज विच सिंक। तो क्या ये हल्के होंगे या भारी होंगे जो सिंक कर रहे हैं। वाई वुड दे बी लाइटर, वो इतने हल्के कैसे हो सकते हैं। डैमेज सीड्स बिकम होलो एंड आर दस लाइटर देयरफॉर दे फ्लोट ऑन वाटर। यहाँ पर इसका आंसर है, जो सीड्स जब डैमेज हो जाते हैं तो एक होलो बना देते हैं और वो थोड़े से हल्के हो जाते हैं, इसीलिए वो पानी पर तैरते हैं। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। एक अच्छा मेथड होती है चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, गुड और हेल्दी सीड्स को सेपरेट करने के लिए। जो डैमेज हो गए ना उससे गुड हेल्दी सीड्स को सेपरेट करने के लिए एक अच्छा मेथड होता है। Before sowing, one of the most important tasks is to know about the tools used for sowing seeds. तो
बोने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क वो होता है, आपको जानना है कि सीड्स को बोने के लिए कौन कौन सी तरह के टूल्स यूज़ की जाती है। अभी हम देखेंगे ट्रेडिशनल टूल के बारे में। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। तो जो टूल है जो ट्रेडिशनली हम सीड्स को बोने के लिए करते हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल टूल, जो एक फनल की तरह उसकी शेप होती है। देखिए वाला ये फनल है ना, फिल्टर कैप की तरह, सॉरी फिल्टर पेपर की तरह दिख रहा है, ये फनल की तरह काम करता है। ये है ट्रेडिशनल टूल। द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल, जो सारी बीज होते हैं उस फनल में डाली जाती है। पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। तो फिर क्या की जाती है, जो बीज होते हैं वो फनल पर डाली जाती है, उसमें गुजर कर 2 या 3 पाइप में गुजर कर एक शार्प एंड में होती है, उसमें एक शार्प एंड हो जाती है। दिस एंड्स पार्ट्स इनटू द सॉइल एंड प्लेस सीड्स देयर। तो फिर क्या करती है, सॉइल में एक पार्ट्स कर देती है, खोल बना देती है और उसमें सीड्स रह जाते हैं। ये होती है ट्रेडिशनल मेथड बोने का। ये है सीड ड्रिल, जो सीड जो है ना जहाँ पर आपने बीज बोया है उसे ड्रिल करता है, उससे हम कहते हैं सीड ड्रिल। नाउ डेज द सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। जो सीड ड्रिल होती है ना, आजकल जो हम सीड ड्रिल कर रहे हैं वो हम ट्रैक्टर की मदद से ही कर रहे हैं, जो सोइंग के लिए ज़रूरी होता है। दिस सोस द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ, मतलब इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ में ये सारी सीड्स को ठीक ठाक से बो देता है। इट इंश्योर्स दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोइंग। तो ये समझता है सीड जो है वो सॉइल में कवर हो जानी चाहिए बोने के बाद। दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग इटन बाय बर्ड्स। तो ये क्या करते हैं, सीड से प्रोटेक्ट करके रखते हैं बर्ड से, ताकि वो खा ना जाए। सीड ड्रिल इसीलिए किया जाता है क्योंकि बर्ड्स को तो सीड्स बहुत पसंद है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सिर्फ टाइम एंड लेबर। और सीड ड्रिल का यूज़ करने से क्या होता है, ये टाइम भी बचा देता है और मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पर है वो जो बोल रहा है, देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल। मेरे स्कूल के पास एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वे केप्ट इन स्मॉल बैग्स। तो फिर मुझे उसमें मिला छोटे छोटे जो पौधे हैं ना वो छोटे छोटे बैग पर रखी गई है। वाई आर दे केप्ट लाइक दिस, ये इस तरह कैसे रखते हैं। सीड्स ऑफ अ फ्यू प्लांट्स सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी। जो कुछ प्लांट्स के जो बीज होते हैं जैसे कि पैडी हो गया, ये नर्सरी में ही उगाते हैं। उसने आंसर दे दी है। व्हेन दे ग्रो इनटू सीडलिंग्स, जब वो सीडलिंग्स में ग्रो करवाते हैं, दे आर ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड मैनुअली। तो फिर क्या करते हैं, उसे प्लांट कर देते हैं, फील्ड में मैनुअली प्लांट कर देते हैं। सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। तो फिर कुछ फॉरेस्ट प्लांट्स होते हैं या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो नर्सरी में भी उगाई जाती है। Appropriate distance between the seeds is necessary to avoid overcrowding of plants. और distance, appropriate distance क्या होगा, seeds के अंदर होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है ताकि plants की ज़्यादा भीड़ ना हो जाए। उसे अवॉइड करने के लिए appropriate distance का बहुत ज़रूरी होता है। This allows plants to get सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो ये क्या करता है, ये जो प्लांट को अलाउ करता है ताकि उन्हें सफिशिएंट सूरज का रोशनी मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके और पानी मिल सके सॉइल को। एट टाइम्स अ फ्यू प्लांट्स मे हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवरग्राउंडिंग। तो फिर क्या होता है, कभी कभी कुछ प्लांट्स होते हैं उन्हें निकाले जाते हैं ताकि वो ओवरग्राउंडिंग से बच सके, प्रिवेंट कर सके। तो ये पार्ट 1 है, ये 1 आवर से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम पार्ट 2 में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1.5 एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, मतलब जो फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स कैसे डाले जाते हैं वो हम देखेंगे। जो ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का एक भी तरीका होता है। थैंक यू।